हिंद प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज काव्यखंड का पाठ 9 साखियाँ एवं सबद। इसको पाठ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंदी के इतिहास के बारे में बता देती हूँ कि हिंदी का प्रारंभ कब से हुआ। हिंदी का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय जो शासक थे वो थे सम्राट हर्ष। उनकी मृत्यु के बाद से ही ये हिंदी का प्रचलन शुरू हुआ था। तो इसको आलोचकों ने 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ 5 वर्ग ये कौन कौन से हैं। आदिकाल है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद आता है भक्तिकाल, फिर रीतिकाल आता है, फिर आधुनिक काल आता है और उसके बाद आता है नव्योत्तर काल, ठीक है। तो ये 5 कालों में विभाजित किया गया है इसको। तो सबसे पहले आता है आपका आदिकाल। आदिकाल क्या है? 1400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उस समय में क्या था कि हिंदी की यात्रा शुरू हुई थी और हिंदी दिल्ली, कन्नौज, अजमेर जैसे क्षेत्रों से होती हुई उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान शासक थे और उनके दरबार में एक कवि थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो 1400 ईस्वी में सबसे पहले हिंदी काव्य की इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई जी ने। पृथ्वीराज रासो, उसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में उन्होंने काव्य की रचना की है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल को 1375 ईस्वी से 1700 तक माना जाता है और इसमें 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य और एक आपका सूफी काव्य। तो संत काव्य है जो, उसमें कौन कौन है? कबीरदास जी, नानक, दादू दयाल, रैदास, है ना, ये सारे कवि हुए हैं। और जो सूफी काव्य है उसमें कौन कौन हुए हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, और शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये हुए हैं। फिर दूसरा है इसका भक्तिकाल। भक्तिकाल का दूसरा है सगुण शाखा, ठीक है ना। तो सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक रामश्री शाखा है और एक कृष्णश्री शाखा है, ठीक है। रामश्री शाखा जो है उसके प्रमुख जो कवि हैं वो कौन कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, ना अग्रदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास हैं, ठीक है, प्राणचंद चौहान हैं, महाराज विश्वनाथ, रघुनाथ, ये सब हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सगुण शाखा का काव्यश्री शाखा, वो कृष्णश्री शाखा, ठीक है। कृष्णश्री शाखा में सूरदास हैं, नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं और मीराबाई हैं, रसखान हैं और रहीमदास जी हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख आपके काव्य के इस धारा के कवि हैं वो सबसे पहले कबीरदास जी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल में कौन कौन से कवि हैं? रीतिकाल 1700 से 1900 तक माना जाता है और रीतिकाल में छंद, अलंकार, इनका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो कवि हैं वो कौन हैं? घनानंद, बोधा ठाकुर हैं, ठीक है, और केशव, बिहारी, भूषण, मतीराम, घनानंद, सेनापति, इस तरह ये इस रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य पिछली 2 सदी से चला आ रहा है आधुनिक काल, और इसमें छायावादी और प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, ये 4 नामों से जाना जाता है आधुनिक काल, ठीक है। इसमें जो कवि हैं वो भारतेंदु युग माना जाता है और द्विवेदी युग माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, ठीक है, ये इसके प्रमुख कवि हैं। और इस आधुनिक काल में किस किस चीज़ की रचना ज़्यादा हुई? गद्य साहित्य की, ठीक है, और आत्मकथा शैली का प्रयोग हुआ इसमें, लेखन कथा, डायरी, फिल्म में, ये सब चीज़ें आधुनिक काल में इन सब की रचना हुई। फिर इसके बाद आता है आपका नव्योत्तर काल। नव्योत्तर काल ये पश्चिम की नकल की गई है, इसमें ना पश्चिम देशों की नकल की गई है। तो इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इसमें
हिंदी कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग हुआ है, जिससे कि हम कंप्यूटर के माध्यम से भी हिंदी को लिख पढ़ सकते हैं नव्योत्तर काल में, ठीक है ना। तो ये इसमें पत्र पत्रिकाएं भी लिखी जाती हैं, तो नव्योत्तर काल ये अब चल रहा है। तो अब कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो लोक लाज के भय से वो एक वाराणसी के पास ही एक लहर तारा नाम का एक तालाब है, उसके किनारे उस बच्चे को छोड़कर चली गई थी। तो वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उठा लिया और उसका नाम कबीर रखा, ठीक है। कबीरदास जी कभी विद्यालय नहीं गए थे, पाठशाला नहीं गए थे, और ना ही उन्होंने कभी कागज़ और कलम को हाथ लगाया था। वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है। और घूम घूम कर ही उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया था, अलग अलग जगह जाकर, और वहाँ से ही वो फिर गाया करते थे सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं को मिलाकर दोहे। इनके जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं क्या हैं, साखियाँ हैं, शबद हैं, रमैनी हैं, ठीक है। बीजक संग्रह के अंदर आते हैं ये तीनों चीज़ें, और कबीर ग्रंथावली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो जो इनके शिष्य थे और जो इनको सुनते थे, जो ये गाते थे, तो वो लोग इनके गाए हुए दोहों का, साखियों का संकलन कर लेते थे, लिख लेते थे, ठीक है ना। इनकी भाषा अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी सब मिक्स भाषा थी, ठीक है। तो उसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है इनकी भाषा को। उसके बाद इनका देहांत हो गया था 1518 में ईस्वी में, और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए कल हम इन साखियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।